केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दों के हर बात को लेकर अमित शाह ने यहां पर जवाब दिया कांग्रेस को। अमित शाह ने आपातकाल को याद कराकर कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का आरोप लगाया। आपातकाल अभी बड़ी बड़ी उदात्त भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते। और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो। खबर मऊ से है, जहां पर गोदाम में लग गई भीषण आग। 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की चपेट में आए हैं 10 गोदाम। बुलडोजर से दीवार तोड़कर आग बुझाने की कोशिश जारी है। 8 घंटे के बाद भी आग अब तक बुझ नहीं पाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, अभी तक 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। पूरा मामला गोना कोतवाली के बाजार में है, जो कपड़े की शोरूम की दुकानें हैं। करीब 8 से 10 दुकानों में आग लगी है। अज्ञात कारणों से आग लगी है, लेकिन अभी तक दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर हैं। लेकिन आग इतना भयानक है कि जेसीबी बुलाई पड़ी और दीवारें तोड़ी जा रही हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बहुत घंटे बीत चुके हैं, 8 मतलब काफी घंटे बीत चुके हैं आग को काबू में पाने के लिए, और आप कह रहे हैं कई गाड़ियां यहां पर इस समय मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की, जो आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। दिक्कत कहां आ रही है अभिषेक, इस पर जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए बाजार का पूरा ये मामला है, जहाँ पे बाजार में गलियां छोटी हैं और गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां पे आग पे काबू पाने के लिए जो अधिकारी उनको बहुत मुकसद करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो गाड़ियां उनको जेसीबी बुलाई गई हैं, उनकी मदद से जो तोड़कर आगे रास्ता बनाया गया है आग पर काबू पाने के लिए। 8 से 10 जो दुकानें हैं, शोरूम है, उनपे आग फैल चुकी है और कई जो दुकानें हैं तोड़ी गई हैं जेसीबी की मदद से, और उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल
बल और दमकल विभाग की गाड़ियां और नगर पंचायत के सारे आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक राय। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बुलडोजर से दीवार तोड़ी गई है, जिसके बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। कई घंटे बीत चुके हैं, लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कई गाड़ियाँ यहाँ पर इस समय फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं जो लगातार फैलती हुई आग को काबू में पाने की जद्दोजहद में है। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, योगी सरकार ने दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी की है, जिसमें महाकुंभ में आए साधु संत बेहद उत्साहित हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। कुंभ सभी अपने आप में अनूठे हैं और किसी की तुलना भी उचित नहीं होता है। हाँ, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, तो गंगा जी जिस रेत को छोड़ देती है, जहाँ वहाँ पहले गंगा जी बह रही होती है, गंगा के जल का छिड़काव भी बहुत हो रहा है, लेकिन जहाँ को गंगा जी बह रही होती है उस जगह के ऊपर ही ये सारे पंडाल आदि लगते हैं। और जो भी संत महात्मा अखाड़े और जितनी धार्मिक आध्यात्मिक जितनी संस्थाएं हैं वो सब उसी पे, हमारे शंकराचार्य ये सब वहीं पर आते हैं, उसी परंपरा में, है ना। वैष्णव अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, और भी नहीं जाना कितनी संस्थाएं हैं भारतवर्ष में जो अपने सनातन का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये सब, तो यहाँ पर विशेष ये है कि यहाँ एक नया नगर बसाया जाता है और फिर बाद में उसको उजाड़ा जाता है, यानी खत्म भी हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही अमृत की बूंदें गिरने की मान्यता है, जहां कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब में भी प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ सनातन की ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। महाराज जी, ये बताएं कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, आखिर महाकुंभ के पीछे जो इसका धार्मिक पहलू वो क्या है? देखिए, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय महाकुंभ का आयोजन अपने चरम गति पे है और कुंभ का है जो हमारा पुण्य लाभ का वो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाता है, भाईचारे का। और महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि एकता का प्रतीक महाकुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, ये जो श्लोक है, इसका साक्षात्कार आपको महाकुंभ मेले में मिलेगा। अमृतकाल में त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जिस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। ये सिर्फ 3 नदियों का संगम ही नहीं है, अभी तो गृहस्थ और विरक्तों का भी सबसे बड़ा समागम यहाँ होता है। और ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को धारण करने के लिए, अपनी ऊर्जा पे गर्व करने के लिए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ अवश्य आएं, देखें, क्योंकि जो जैसे दृष्टिकोण लेके आएगा उसको वहाँ वैसा ही दिखेगा। दूसरी बात, कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पिकनिक स्थल की तरह ना आए यहाँ, कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन लेकर के आए।
तो श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद ही खास व्यवस्था भी की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भक्त अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हर कोई तैयार है। सभी के मन में कुंभ को लेकर बेहद उत्साह और आनंद है। इस मौके पर गोरखपुर के गीता प्रेस ने भी खास तैयारी की है। प्रयागराज में संगम किनारे कुंभ नगरी सज गई है। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। अलग अलग शहरों से संत अब प्रयाग की ओर कूच करने लगे हैं। काशी में चूंकि सभी बड़े अखाड़ों के मठ हैं, आश्रम हैं और इसीलिए यहाँ से भी अब संत कुंभ की ओर जा रहे हैं। जाने से पहले कैसा माहौल है ये बताने के लिए हम आपको काशी से लेकर प्रयाग की हर तस्वीर दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कुंभ में जाने के लिए काशी के अलग अलग मठ मंदिरों के सन्यासी और सन्यासिनी तैयारी में जुट गए हैं। सभी अलग अलग तारीख को संगम पहुंचेंगे। सभी के लिए सरकार ने जमीन अलॉट कर दी है और वहां पर उनके पंडाल के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं होना शुरू हो गई हैं। विश्व विख्यात मां आनंदमयी मठ की सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी भी कुंभ में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी के मन में कुंभ को लेकर बेहद उत्साह और आनंद है कि कुंभ में ऐसे ग्रह राशि जो संयुक्त होते हैं तो वह जल ही अमृतमय हो जाता है। इसलिए श्री माँ ने यह श्रीमुख से ये बाणी निकली थी, ब्रह्ममय कुंभ जल। ये जो जल है वह ब्रह्ममय है, यह जो जल है वो आनंदमय है। तो मैं इसके लिए 2 बार कीर्तन कर देती हूँ। ब्रह्ममय कुंभ जल, 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 आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल। उधर प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में गीता प्रेस की पुस्तकों की भी भारी डिमांड है। प्रबंधन उतनी पुस्तकों की सप्लाई तक नहीं कर पा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों लोग दर्शन पूजन के लिए आएंगे और उनकी सबसे ज्यादा मांग गीता प्रेस के धार्मिक पुस्तक खरीदने की है। गीता प्रेस प्रबंधन ने इसीलिए पिछले 2 महीने से अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। प्रेस प्रबंधन की कोशिश है कि करीब 2 करोड़ एक्स्ट्रा पुस्तक छापकर प्रयागराज भेज दी जाएं। गीता प्रेस अपनी पूरी तैयारी तो कर रहा है लगभग 2 महीने पहले से ही। पुस्तकों के संस्करण बढ़ा दिए गए हैं। जो पुस्तक हम सामान्य रूप में 5-7 हज़ार छापते थे उसको 15-20 हज़ार कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारी ब्रांचें हैं उनको पुस्तक हमको देना होगा, दूसरी तरफ हम अतिरिक्त पुस्तकें छाप के कुंभ में उपलब्ध कराएं। लेकिन जैसी कि संभावना लग रही है कि इस कुंभ में भी हम लोग पूरी पुस्तक मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसका कारण है कि जो हमारे पास सब साधन हैं वो सीमित हैं। उधर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में नए टूरिज्म जोन का वन मंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। ये नया टूरिज्म जोन अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस जोन के खुलने से स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। रिपोर्ट देखिए। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी के नाम से नई पर्यटन गतिविधि शुरू की गई है, जहां पर्यटक अब जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे। जिम कॉर्बेट के लिए प्रसिद्ध इस गांव में बड़ी संख्या में जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़कर पर्यटक पहुंचते हैं। जो यहां जिम के बारे में जानने आते हैं, वो लोग अब जिम के इस जंगल का भी लुत्फ उठाएंगे। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले वाइल्ड लाइफ ज्वाइन किया है। सो
I have keen interest in wildlife. So यहाँ पे कालाधुंगी में जो ब्रांच ओपन हुआ है, so यहाँ से हमारे लिए सफारी में भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है, तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो जिम कॉर्बेट को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा यहाँ पे, जैसा हमारा मानना है। और इसमें जंगल के साथ साथ जिम कॉर्बेट की हेरिटेज भी लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में उनको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ के लोग देखने के लिए आते हैं। वन मंत्री का कहना है कि सरकार ने इको टूरिज्म के जरिए लोगों को 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसके चलते इको टूरिज्म की हर संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मोहान और कालाढूंगी में मंगलवार को खुले ये 2 जोन स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार देंगे। ऐतिहासिक दिन है और जो सरकार की सोच है कि किस तरह से लोगों को वनों के प्रति दोस्ताना बनाए, जो लोगों की आजीविका में जब वन का संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी भी वनों को बचाने में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ वाइल्ड लाइफ को बचाने में, क्योंकि ये वन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के संरक्षण संवर्धन से किस तरह लोगों की आय बढ़ सकती है। कॉर्बेट के पास खुले ये 2 पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए एक सौगात हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ ही पर्यटकों को वन और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करेंगे। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।